Please come out. Please come out. Please come. हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शिवम पाठक और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया वीडियो जिसमें नई नॉलेज की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा अर्नब गोस्वामी केस क्या है जो आजकल हमारे देश में काफी ज्यादा विवाद में बन गया है। इस मामले में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से लोग डेमोक्रेसी को खतरे में बता रही है और साथ ही में लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता कहाँ गई। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र पुलिस ने जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट को अंजाम दिया है, क्या वो लीगल था या इलीगल था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काफी ज्यादा गाइडलाइन दिया गया है अरेस्ट से रिलेटेड। जैसे डीके वासु वैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में 11 गाइडलाइन दिया गया है कि कोई भी एजेंसी कैसे अरेस्ट को अंजाम देगी। तो महाराष्ट्र पुलिस ने क्या वो गाइडलाइन को फॉलो किया या नहीं किया, उसके बाद मैं बताऊंगा ये जो चार्जेस लगे हैं अर्नब गोस्वामी पे, क्या वो चार्जेस क्या है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी इंसान को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं ये मामला कोई 2020 का मामला नहीं है। ये मामले के लिए आपको जानने के लिए मेरे साथ आपको 2.5 साल पहले चलना पड़ेगा। 2018 5 मई का मामला होता है जब सबसे पहली बार ये मामला सबके सामने आता है। अन्वय नायक, एक इंटीरियर डिजाइनर का सुसाइड मामला। पुलिस को 2 डेड बॉडी मिलती है, अन्वय नायक और उनकी मॉम की, उन डेड बॉडी के साथ ही एक सुसाइड नोट मिलता है जिसके पुलिस को क्लियर हो जाता है ये सुसाइड का मामला है। लेकिन सुसाइड नोट जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें 3 लोगों पे एलिगेशन लगाया जाता है कि इनकी वजह से हम सुसाइड कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला रहता है। और ये 3 लोग रहते हैं अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख, नीतीश सारदा। आपको ये तीनों का नाम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अर्नब गोस्वामी पे लगता है 83 लाख ओ करने का, फिरोज शेख 4 करोड़ एंड नीतीश सारदा पे 55 लाख रुपए ओ करने का अन्वय नायक से ये एलिगेशन लगाया जाता है सुसाइड नोट में। एंड ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि इन तीनों ने नहीं दिया है अन्वय नायक को, जिसकी वजह से अन्वय नायक और उनकी मॉम मजबूर हो रहे हैं सुसाइड करने पे। ये मामला अलीगढ़ के रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में फाइल किया जाता है। रायगढ़ पुलिस स्टेशन इस पे एफआईआर दर्ज करती है और इन तीनों को बुलाती है। अर्नब गोस्वामी डिनाई कर देता है, उनका कहना रहता है कि 90% से ज्यादा पैसा दे दिया गया है। लैक ऑफ एविडेंस होने के कारण ये मामला को रायगढ़ पुलिस स्टेशन बंद करना चाहती है। मामला में रायगढ़ पुलिस स्टेशन क्या करती है, अप्रैल के महीने 2019 में ये मामला को बंद कर देती है। एंड आपको मैं बता दूं कभी भी कोई भी अगर एफआईआर फाइल कर दिया गया है एंड उस मामला को पुलिस को बंद करना है तो उसे एक समरी रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कि क्यों ये मामला बंद किया जा रहा है। तो सेम ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एंड एक रिपोर्ट फाइल किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 16 अप्रैल को। एंड ये कहा जाता है कि अन्वय नायक ने अपनी मॉम का पहले गला दबाया जो कि मेडिकल रिपोर्ट में आता है एंड उसके बाद अन्वय नायक ने खुद अपनी हत्या कर ली, जिसके वजह से, और ये जो तीनों एलिगेशन लगाता है इनके तीनों के मामले में कोई भी एविडेंस नहीं है, जिसके वजह से ये केस यहीं पे समाप्त। 16 अप्रैल को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसे अप्रूव कर देता और ये मामला 16 अप्रैल 2019 को वहीं पे समाप्त। लेकिन आपको ये चीज मैं ऐड कर दूं, 16 अप्रैल 2019 की अगर बात ही कर रहे हैं तो 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, 2020 सरकार चेंज हो जाती है, बीजेपी सरकार हट जाती है, नया सरकार बनते हैं महाराष्ट्र में। अन्वय नायक की फैमिली को एक उम्मीद की रोशनी दिखती है एंड वो नया सरकार के होम मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। अनिल देशमुख होम मिनिस्टर रहते हैं। अनिल देशमुख को इस मामले में री इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी लगता है एंड उन्होंने एक ट्वीट करके जाहिर करते हैं। उन्हें री इन्वेस्टिगेशन करना इतना ज्यादा जरूरी लगता है कि उन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन कर देते हैं इस मामला में। उनका ये ऑर्डर रहता है कि इस मामले को देखने के लिए एक स्पेशल टीम की गठन की जाएगी जो कि सीआईडी ऑफिसर इसका इन्वेस्टिगेशन अब सीआईडी ऑफिसर के द्वारा होगा। आप सभी को पता होगा, आपने सभी सीआईडी के बारे में तो सुना ही होगा, हमने देखा भी है सीआईडी कैसे काम करती है टीवी में। उसके बाद ही मैं आपको बता दूं सीआईडी का क्या काम होता है। जैसे कि सीबीआई सेंटर के लिए काम करती है वैसे सीआईडी स्टेट के लिए काम करती है। सीआईडी का जो रिपोर्ट होता है वो स्टेट के डीजीपी को मिलता है एंड वो स्टेट के जो डीजीपी हैं वो होम मिनिस्टर को देते हैं। तो क्लियरली सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप कह सकते हो कि काम करती है एंड लेकिन सीआईडी एंड पुलिस ऑफिसर में काफी डिफरेंस होता है। तो ये जो मामला था ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा था, ये
सीआईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इसके बाद ही कुछ दिनों बाद 15 अक्टूबर 2020 के द्वारा कोर्ट के द्वारा ये परमिशन मिल जाता है कि हाँ, इस मामले में री इन्वेस्टिगेशन होना पड़ता है। अब मामला आता है आर भारत। उसी के दौरान पालघर मामले में आर भारत ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को काफी ज्यादा ब्लेम करते हैं, जिसके वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि इसी कारण के लिए अर्नब गोस्वामी पे केस किया गया है, री इन्वेस्टिगेशन किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और आर भारत का इस 2020 में काफी मामला हमें देखने को मिला है लाइव टीवी पे। चाहे पालघर मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या बॉलीवुड का ड्रग्स माफिया का मामला हो या कंगना का मामला हो, आर भारत डायरेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भिड़ती हुई हमें देखने को मिला है। उसके बाद आर भारत को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिसयूज ऑफ पावर कर रही है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का ऑलरेडी कहना था 90% से ज्यादा पैसा दे दिया गया है एंड केस ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो उसे री इन्वेस्टिगेशन करने की अभी क्या जरूरत थी। इसके बाद एलिगेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे बहुत सारा आर भारत के द्वारा लगाया जाता है। एंड उसके बाद मैं आपको और बता दूं कि ये मामला ऑलरेडी सीआईडी देख रही थी, महाराष्ट्र पुलिस नहीं देख रही थी। इधर साइड से महाराष्ट्र पुलिस बहुत मामले में एफआईआर फाइल होता है अर्नब गोस्वामी पे महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, सीआईडी के द्वारा नहीं। सीआईडी बस ये अन्वय नायक का केस की जांच करती रहती है। एंड इधर महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस जो होती है, वो अर्नब गोस्वामी पे कुछ ना कुछ एफआईआर फाइल हो रहा था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, टीआरपी स्कैम लगता है अर्नब गोस्वामी के चैनल पे आर भारत पे कि इन्होंने अपना टीआरपी जो है वो बढ़ाया है पैसा देके, और ये स्कैम मामले में आर भारत पे एक एफआईआर फाइल किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे एक और मामला लगता है लिंचिंग पालघर। इसमें लिंचिंग पालघर के मामले में 2 एफआईआर फाइल किया जाता है आर भारत पे और अर्नब गोस्वामी आर भारत के ओनर हैं, इसीलिए इन पे ये मामला लगता है। उसके बाद एक मामला लगता है ब्रीच ऑफ प्रीविलेज मोशन की नोटिस मिलती है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अर्नब गोस्वामी के आर भारत चैनल को। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ये ब्रीच ऑफ प्रीविलेज मोशन की नोटिस देते हैं आर भारत को। आपको बता दूं, अब मैं ये जो एलिगेशन लगा है, ये तीनों मामला जो होता है ये महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा लगाया जाता है। इधर साइड से सीआईडी अपना काम कर रही होती है अन्वय नायक के केस में। तो धारा 306 इंडियन पेनल कोड की लगाई जाती है अर्नब गोस्वामी पे। अर्नब गोस्वामी पे धारा 306 लगाई जाती है। धारा 306 क्या है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये क्या होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? में आपको बता दूं, अगर आप इंडियन पेनल कोड का डेफिनेशन देखोगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, तो उसमें यही लिखा गया है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति को मार नहीं रहा है लेकिन उससे मरने के लिए प्रेरित कर रहा है या तो उसे इंस्टिगेट कर रहा है, मजबूर कर दे रहा है उसे मरने के लिए, तो उस पर धारा 306 लगती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो सपोज एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड अब उसे छोड़ना चाहती है, तो बॉयफ्रेंड उसे मजबूर कर रहा है, उसके कुछ धमकी दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अपना नस काट लूंगा, ये कर दूंगा। तो इस चक्कर में गर्लफ्रेंड सुसाइड कर लेती है। तो बॉयफ्रेंड पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लग सकता है अगर गर्लफ्रेंड का एलिगेशन लग गया कि इसकी वजह से मैं अपना सुसाइड कर रही हूँ, तो बॉयफ्रेंड पे एलिगेशन लग जाएगा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये क्या किया? मजबूर कर दिया इसे सुसाइड करने के लिए। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए, तो ये होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। आप किसी इंसान को मजबूर कर दे रहे हो, आप उसे मार नहीं रहे हो। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को नहीं मारा, लेकिन वो क्या किया? उसे मजबूर कर दिया मरने पे। तो इसी के लिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, इन्हीं सब केसों में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धारा लगती है। तो इसी मामले में अर्नब गोस्वामी पे पैसा नहीं देने के लिए अर्नब गोस्वामी के साथ साथ अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख, नीतीश शारदा पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लगाया जाता है धारा 306। धारा 306 के तहत 10 साल की सजा और फाइन, या दोनों ही, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सही लगे, ये दोनों ही मिल सकती है। तो ये मामला में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं। आपको बता दूं मैं, धारा 306 कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है। हमारे कानून में, आईपीसी में 2 टाइप के ऑफेंस है, कॉग्निजेबल, ऐसे तो बहुत टाइप के ऑफेंस है। मेन जो है ये कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस ऑफिसर को कोई भी वारंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ये थोड़ा सा हेवी क्राइम होता है। हेवीएस्ट क्राइम जो होता है उन पे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अगर आप
सीआरपीसी की शेड्यूल पढ़ेंगे, सीआरपीसी की अगर शेड्यूल में सबसे पहला शेड्यूल में ये कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, ये सारा लिखा गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगा। तो ये जो हेवियस्ट क्राइम होता है जितने भी, जिसमें मतलब अगर पुलिस को लगता है कि डेंजरस है सोसाइटी के लिए, जैसे मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो गया, इन सब मामले में ही, उसके बाद रेप हो गया, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें आप आरोपी को समय नहीं दिया जाता है गिरफ्तार करने के लिए। और कॉग्निजेबल, इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती है पुलिस ऑफिसर को, या किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है। वो जब चाहे आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकती है। तो जैसा कि क्वेश्चन था कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, तो जी हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जो गाइडलाइन है जो डीके वासु में दिया गया वो फॉलो करना पड़ेगा। वो गाइडलाइन पे मैं एक नया वीडियो बना दूंगा आपको। तब तक के लिए इतना। एंड आप ये जान लें कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत अर्नब गोस्वामी को इस प्रकार से अरेस्ट किया गया है। आप एक क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो आपने ये क्लिप देखा, ये क्लिप में ऐसे बहुत सारा क्लिप फेसबुक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक क्लिप में बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को जबरदस्ती टांग के ले जाया गया है, और एक क्लिप में जैसे कि आपको दिखाया गया कि अर्नब गोस्वामी आराम से सोफा पे बैठा है एंड पुलिस ऑफिसर उसे बोल रही है कोऑपरेट करने हमारे साथ। तो मैं अगर आपको बता दूं, अगर पुलिस के पास ये पावर दिया गया है हमारे कानून के द्वारा कि आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, उसके बाद भी पुलिस ऑफिसर कोऑपरेट बोल रही है, अर्नब गोस्वामी कोऑपरेट नहीं करने की वजह से अगर उस प्रकार से ले जाया जा रहा है अर्नब गोस्वामी को, ये किसी प्रकार से भी इलीगल अरेस्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये हमारा देश रूल ऑफ लॉ के द्वारा चलता है। जो कानून में लिखा है वो फॉलो होगा। तो कानून में जैसे कि लिखा गया है विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हैं। एंड क्लिप में भी बहुत जगह दिखाया जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं अर्नब गोस्वामी को कोऑपरेट करने के लिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक देसी लोग को फॉलो नहीं किया तो आप देसी लोग को फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू।